दोस्तों सोचें, अगर आप एक समुंदर में बिल्कुल अकेले हों, ना ही खाना और ना ही साफ पानी, तो आप मैक्सिमम कितने दिन तक जिंदा रह सकेंगे? शायद 7 दिन। लेकिन ये है वो इंसान जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक समुंदर पैसिफिक ओशन में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 14 महीनों बाद जिंदा वापस भी आया। लेकिन वापस आते ही उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करना पड़ा? आए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी ज़मीन पर 71% पानी है जो 4 ओशंस में डिवाइडेड है, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और इंडियन ओशन। इनमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। ये इतना बड़ा है कि अर्थ का लैंड एरिया जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है, सिर्फ ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को निगल सकता है। पैसिफिक ओशन में कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत छोटे हैं। अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाला इंसान है ओजे सैल्वाडोर एल्वारेंगा। इसके पास 7 फीट की छोटी सी बोट थी जिसमें सही से लेटा भी नहीं जा सकता था। लेकिन आखिर कैसे ये इंसान 1 साल से भी ज्यादा इस छोटी सी बोट पर जिंदा रहा, ओशन की मुश्किलों को भी झेला और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ये कहानी शुरू हुई थी 2012 में। ओजे 36 साल का एक तजुर्बाकार मछेरा था जो मेक्सिको के एक गांव कोस्टा अजोल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को ओजे और उसका एक साथी फिशिंग के लिए निकल पड़ते हैं, रोजाना की तरह अपनी 7 फीट की छोटी सी बोट पर। इस बोट पर वो ज्यादा दूर जाकर फिशिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि बोट छोटी थी और उसमें सिर्फ एक इंजन और एक ही फ्रिज थी। इन दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। वो अपने सफर पर निकलते हैं। मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर वो अपना जाल समुंदर में बिछाने लगते हैं कि अचानक उन्हें एक खतरनाक समुद्री तूफान उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। वो जाल को वहीं छोड़कर बोट को फुल स्पीड में वापस भगाते हैं, मुसलसल 6 घंटों तक। लेकिन जब वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर होते हैं तो उनकी बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उन्हें साहिल भी दिख रहा था और उनका गाँव भी। अभी तूफान काफी पीछे था। उनके पास एक रेडियो था जिसकी मदद से उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और वहीं बैठकर जवाब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि रेडियो की बैटरी ही डेड हो गई। एक तरफ वो साहिल को देख रहे थे और दूसरी तरफ तूफान को जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत भी काफी तेज हो गई जिस वजह से उनकी बोट साहिल से दूर होने लगी। कुछ ही देर में साहिल भी उनकी नजरों से ओझल हो गया और तेज लहरें उन्हें खींचकर दूसरी तरफ ले गईं। उनके बॉस ने जब उनका मैसेज देखा तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन उसने एक सर्च टीम भेजी इन्हें ढूंढने के लिए, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ ओजे की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की शिद्दत की वजह से ना ही वो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि वो कहाँ हैं और साहिल किस तरफ है। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ 4 से 5 दिनों में उनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से उन्हें ढूंढ पाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। ना ही उनके पास फ्लेयर गन थी और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे वो सिग्नल देकर अपनी लोकेशन बता सकें। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन ये सोचने लगे कि शायद अब उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। 2 दिन पहले ही उनका खाना खत्म हो चुका था और मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास कोई चीज नहीं थी क्योंकि वो जाल पहले ही छोड़ आए थे। दोनों का भूख से बुरा हाल हो चुका था कि अचानक बोट पर एक परिंदा आकर बैठा। ये दोनों एक साथ उस परिंदे पर टूट पड़ते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। फिर कुछ देर बाद उनकी बोट पर एक और परिंदा आ जाता है। इस बार दोनों बड़े तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से गुजारा करते हैं। वो समुंदर का खारा पानी भी नहीं पी सकते थे क्योंकि इससे इंसान मर भी सकता है। इसलिए वो बारिश का पानी बॉटल्स में स्टोर करते और उससे अपनी
प्यास मिटाते, लेकिन जब बारिश ना होती तो वो मछलियों और टर्टल्स का खून पीते, और वो भी तब जब वो उन्हें पकड़ पाते। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये लोग जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हम सोच भी नहीं सकते। आखिरकार ओजे का दोस्त ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीने बाद उसने हिम्मत हार कर सुसाइड कर ली, जिसके बाद ओजे बोट पर बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और उसे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारता रहा। एक अंदाजे के मुताबिक ओजे पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था, जो दुनिया का सबसे खामोश तरीन एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती थी। ओजे को जमीन को देखे हुए 6 महीने हो चुके थे और इस दौरान उसने अपने साथी को भी खो दिया था, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर एक दिन ओजे को समुद्र में एक कार्गो शिप नजर आती है। ये वो पहली शिप थी जो उसे पिछले 6 महीने में नजर आई थी। ये मंजर देखकर उसमें फिर जिंदा रहने की उम्मीद जाग गई। ओजे ने कार्गो शिप की तरफ आवाजें लगाई और हर मुमकिन इशारा किया, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि वो ओजे को ना देख सकी और फिर वो शिप भी ओजे की नजरों से गायब हो गई। अब ओजे सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है। अब ओजे को अपनी छोटी सी बोट पर 11 महीने हो चुके थे और वो 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था और उसके कपड़े भी फट चुके थे। आखिरकार फिर वो घड़ी आई जब किस्मत ओजे पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 यानी पूरे 14 महीने बाद ओजे को आसपास पानी में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और वो ये समझ गया कि जरूर पास में कोई आइलैंड है। फिर थोड़ी ही देर में उसे हकीकत में एक आइलैंड नजर आ गया। आइलैंड को देखकर वो डर गया कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, इसीलिए वो अपनी बोट छोड़कर तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। पूरे 14 महीनों के बाद ओजे ने किसी जमीन पर कदम रखा। जब ओजे आइलैंड पर पहुंचा तो वो ये मंजर देखकर ज़ारो कतार रोने लगा। फिर वहां उसे एक छोटा बीच हाउस दिखा जहां वहां के लोकल्स मौजूद थे। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जो ओजे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था और यहाँ से ओजे को वापस उसके घर भेज दिया गया। वापस आकर 438 डेज के नाम से उसने एक बुक भी पब्लिश की, लेकिन वापस पहुँचते ही उस पर एक और मुसीबत आ गई, क्योंकि ओजे को उसके साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने ओजे के मुताबिक सुसाइड की थी। 14 महीनों तक इतनी मुश्किलें झेलने वाला इंसान अपनी सफाई बयान न कर सका और उसे जेल भेज दिया गया। ओजे इस टॉर्चर को बर्दाश्त न कर सका और उसने सुसाइड कर ली और इस तरह ये कहानी खत्म हुई।